नमस्कार, मैं संजय हूं श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्म है और वो भी क्यों ना, क्योंकि 24 में लोकसभा का चुनाव है। लेकिन उसके पहले सेमीफाइनल भी होना है और उस सेमीफाइनल में कई प्रदेशों में चुनाव होना है, साथ में कुछ उपचुनाव भी होने हैं। अगर पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्म है तो उत्तराखंड अछूता कैसे रह सकता है। लेकिन अगर राजनीतिक माहौल उस चुनाव के हिसाब से होता तो चर्चा न बनती। लेकिन अगर राजनीतिक माहौल प्रेशर पॉलिटिक्स के हिसाब से है तो चर्चा बनती है। चर्चा हम कर रहे हैं यमकेश्वर के विधायक रेणु बिष्ट जी की। रेणु बिष्ट जी के सोशल मीडिया पोस्ट से एक सरकार के खिलाफ कह लीजिए या सरकार को कटघरे में करने को लेकर के एक पोस्ट जारी होती है। और जब पोस्ट आती है सत्ता पक्ष की है और सत्ता पक्ष के साथ वह जो विधानसभा है वह भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा माना जाता है। इसके पहले भी वहां से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता विधायक रहे हैं और चर्चा में कहा जाता है कि वह विधानसभा का क्षेत्र विकास से अछूता है और उसी पे हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के साथ हम बता दें को एक ऐसा विधानसभा का क्षेत्र है, इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष भी दिया है और इस समय की जो विधानसभा अध्यक्ष है वो भी 2017 में वहीं से जीती थी। और आज रेणु बिष्ट चर्चाओं में है क्योंकि उन्होंने उस विधानसभा क्षेत्र को विकास से अछूता बताया है जो हार्डकोर भारतीय जनता पार्टी का है। उन्हें नोटिस जारी हुई, आकर के उन्होंने सफाई भी दिया। सफाई में उन्होंने अपना पक्ष रखा जो सब रखते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। तो बयान होता तो तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता। आपकी तो पोस्ट थी, आपने खुद लिखा है और जब खुद लिखा है तो जवाब आपका उसी प्लेटफॉर्म पे उसी ढंग से आना चाहिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता विशाल गुप्ता जी है। विशाल जी बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस के शोभाराम जी है। शोभाराम जी बहुत बहुत स्वागत है। और इन दोनों के साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ रवि शरण जी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी की और बात हो रही है विधायक। भाई पक्ष तो पार्टी का आना चाहिए क्योंकि उन्होंने आकर के जो अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं उनको सफाई दे चुकी। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि सफाई के पहले मंशा क्या थी। विशाल गुप्ता जी क्या मंशा थी विधायक जी? विधायक रेणु जी ने अपना पोस्ट किया जी। आपत्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी को संदेश दिया कि आप के सफाई जी और वो माननीय प्रदेश के सामने निश्चित तरीके से जानकारी देते हैं जी। उन्होंने कहा कि मेरे बयानों मेरे चीजों को तोड़ मोड़ कर मैंने जी हमें विकास की योजना है जो माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व में प्रदेश दोनों की विकास थाना पहले ही है तो जबकि विधानसभा के साथ तुरंत पहुंच रही है। इन भावनाओं के साथ मैं काम कर रही हूँ। मेरी सरकार जनता जवाबदेही बनती है। इसमें कहीं भी कुछ नहीं है कि मीडिया के बनाया हुआ कुछ जो भी एजेंडा रहा होगा विपक्ष के लोगों का मीडिया के द्वारा बनाया गया होगा। माननीय विधायक जी ने पूरी अपना मैं शोभाराम जी के पास चलता, लेकिन अब इन्होंने कहा कि मीडिया द्वारा बनाई गई तो शोभाराम जी मैं आपके पास आऊंगा। रवि शरण जी अपने सोशल मीडिया के पोस्ट से ये लिखना कि विकास से अछूता है हमारा विधानसभा क्षेत्र, और जबकि उनके पहले ऋतु खंडूरी जी 2017 में थी, उसके पहले विजया बर्तवाल जी थी। और इन सब के बाद अगर ये कहा जाए कि मीडिया ने इसे तोड़ मरोड़ के पेश किया, आपको लगता है इसमें उतनी वजन है जितने मजबूती से विशाल जी ने चैनल पे कहा? मजबूती से ज्यादा उसको मजबूती नजर सर कारण ये है कि ये पोस्ट है, पहले तो ये कोई बयान नहीं है तो आपने शुरू में जी पोस्ट अगर लिखा गया है या तो वो ये कहती है कि मेरा जो सोशल मीडिया हैंडल है वो हैक हो गया है, किसी दूसरे ने लिखा है। लिखा उन्होंने खुद है, पूरे होश और हवास में लिखा है या उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। तो किस तरह से और कब तोड़ने मरोड़ने का मौका मिला, ये तो एक सवाल है। अब आते मेन, कभी भी जब कहीं काम हुआ, कहीं कम हुआ कहीं ज्यादा हुआ, तो उसको सही करने का, जैसे आज बेरोजगारी
अगर हम ये मान लें कि हमारे यहाँ बेरोजगारी ज्यादा है तो हम उस पर ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर पाए, पर ये भाजपा की नीति कभी नहीं रही है, ये देखने में भी आया। तो अगर एक जो वहां का रिप्रेजेंटेटिव है वो ये कहता है कि कार्य नहीं हुए, अभी मैं इसमें एक और एग्जाम्पल दूंगा, कार्य नहीं हुए, उसको स्वीकार करके कि हाँ साहब कुछ नहीं हुए होंगे, उस गति से नहीं हुए होंगे और उनको फिर हम आगे करेंगे, ऐसा अगर एक जिम्मेदार पार्टी आके कहती है तो जनता को सुनने में अच्छा भी लगता है। इससे पहले हमारी जो विधानसभा वो भी अभी एक पुल टूटा, उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने वहीं से जोशी जी को फोन लगाया, सेक्रेटरीट में फोन लगाया और बोला साहब 1 महीने में होना चाहिए। अब आप खुद भी जानते 1 महीने तो कितना दिन हो गए। तो क्या है, एक तो आपका कार्य हो नहीं रहा, दूसरे आपके डेडलाइन की कोई परिभाषा ही नहीं है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, आप क्या कहते हो। तो ये जो प्रचार तंत्र आपका आपसे आगे चलता है वो कई बार जनता को तो नुकसान करता ही है, आपको भी नुकसान कर जाता है। इसका ध्यान मेरे को लगता है कि जो सत्ता पक्ष है उसको ज्यादातर रखना चाहिए, इंस्टेड की किसी दूसरे के ऊपर सीधे ब्लेम उछाल के और खुद निकल जाए। क्योंकि आजकल सर आप देखते होंगे कि अच्छा हो गया तो भाई हमने किया, बुरा हो गया तो मीडिया ने उसको स्वरूप बदल दिया। मैं लौटूंगा आपके पास। शोभाराम जी, भारतीय जनता पार्टी का ये अंदरूनी मामला, एक विधायक भारतीय जनता पार्टी की करती है कि उनका विधानसभा पिछले 20-22 वर्षों से विकास से अधूरा। तो भैया इसमें आपको झंडा डंडा लेकर के सड़क उतरने की जरूरत है? देखिए, मेरा मानना यह है कि आज तक जितने भी कार्य हुए कहीं कोई कमी रहती है सोशल मीडिया पर जाता है, जब कोई भी ऐसा कार्य होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी कभी भी स्वीकार नहीं करती किसी भी चीज। ये बढ़ा चढ़ा के मीडिया के प्रचार है उसके थ्रू जो है ये हर चीज को बढ़ा चढ़ा के ये काम करते हैं। जबकि वहां पर वो खुद कह रही है इस चीज को, हर तरीके से उन्होंने कहा। वो एक अलग बात है कि ऊपर से दबाव पड़ा, प्रदेश ने उन्होंने सबक सुनाया और इसी तरीके से उनको करके दबाव बनाया कि आप ऐसे ऐसे तो वो दबाव बनाकर करना एक अलग बात है। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि मेरे क्षेत्र में जो काम नहीं है वो उसको कबूल भी है। और उससे पहले वहां पे में आने वाले जो इस समय अध्यक्ष है रितु खंडूरी जी, वो भी वहां का उससे पहले वो उन्होंने वहां का नेतृत्व किया। हमेशा वहां पर सर ने वहां पर नेतृत्व किया, भी किसी ने ये स्थिति की बात देखी कि रोड या कहीं चेंज करके या सोशल मीडिया हैक कर लिया गया, उस तरीके कुछ तो कहती हो। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बड़े होश समाज में इस चीज को इसमें अपना पक्ष रखा। मैं मान गया इस चीज को सर, मैं मान गया बात, सब कुछ मान गया। मैं आपके पास लौटूंगा। मेरा ये पूछना आपसे जरा जवाब तैयार रखूंगा, उनके घर में झांकने की आपको क्या जरूरत है? उन्होंने लिखा उनको निष्कासित करेगी भाजपा, सो-कॉल नोटिस देगी, जवाब लेगी, कांग्रेस इसको क्यों तूल दे रही है? मैं आपके पास लौटूंगा। विशाल गुप्ता जी, मन की बात तो हम कल सुनेंगे, लेकिन रेणु इसके अगर मन की बात है इसे कोई तो सुनने वाला हो, इसे कैसे देखा जाए? इसे उनकी राजनीतिक मजबूरी मान ली जाए, या ये वह अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, या उनका प्रेशर पॉलिटिक्स है? क्योंकि चर्चाओं में आ रहा है कि लाल बत्ती बटने वाली है, मंत्रिमंडल बटने वाला है, तो क्या यह प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में लिया जाए? विशाल गुप्ता जी, क्योंकि सुनना तो पड़ेगा, मेरी मन की बात है मैडम। अपने मन की बात जो भी जी तो उन्होंने कहा वो पूरा उसमें कहीं शब्दों का तालमेल है, जनता के बीच में उसने इसको करा है, कोई साबित कर कि मैंने किया ही नहीं। कोई आरोप लगा रहे, कोई बीजेपी का कार्यकर्ता आरोप कोई लगा रहा मीडिया, जिन्होंने गुस्ताखी की है ना। रेणु जी ने अपने आप ही कहा कि मेरे बयान को तोड़ करके पेश किया गया, कोई बीजेपी के कार्यकर्ता ने। विशाल भैया, आप इतने सीनियर आदमी हो, आपका सोशल मीडिया में रोज देखता हूँ, आप कहीं अगर छींकते भी हो तो आप इतनी अच्छी तरह से लिखते हो, संभल के लिखते हो। आपके साथ पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता लिखता है, एक विधायक से इतनी बड़ी चूक
और वो भी आप उसको तोड़ मरोड़ के कैसे देखा? उन्होंने अपने सोशल मीडिया फेसबुक के पे स्टेटस डाला है साहब, इसे कैसे तोड़ मरोड़ के हम मान लें? अगर हम अपनी तरफ से मान इसको बनाते हैं या उनका कोई स्टेटमेंट हमारे चैनल पे चलता है, किसी भी चैनल पे चलता, कुछ बोलती तो किसी अक्सर गायब कर दिया जाता, तो हम आपकी बात पे विश्वास नहीं करते। लेकिन उन्होंने एक स्टेटस बनाया, लिखा है सर। ऐसा नहीं है संजीव, अभी एक बात जो सामने आती है उसका हमारी प्रशासन से होती है, एक्शन होगा करने का में रिएक्ट कर दिया उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, साहब उसको मना कर। नहीं, ऐसा तो नहीं प्रेशर पॉलिटिक्स हो, सरकार पे दबाव बनाया। ऐसा ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी ऐसे पॉलिटिक्स की राजनीति नहीं करता, जनता की राजनीति नहीं करता, जनता की संभालना और क्योंकि जिस समय सीट का बंटवारा चल रहा था उस समय भी आपको याद होगा कि रेणु जी जी चर्चाओं में इसलिए आई थी क्योंकि रितु खंडूरी को ऐसी जगह से टिकट दे दिया गया था, ये मान के दिया गया कि रितु खंडूरी जाए संघर्ष करें, नया आदमी ला करके दिया गया। उस समय से ही चर्चाओं में भी कई बार रही, आप भी जानते होंगे। जब इनके रिसोर्ट पे कुछ लोग पकड़े गए, वहां पे आपको याद होगा, उसके बाद इनकी गाड़ी पे पथराव हुआ, चर्चाओं में तो रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक सरकार के काम काजों को लेकर के अपने पहले के विधायकों के विकास कार्यों पे अनदेखी का आरोप लगाया साहब, तो बड़ा मुद्दा होना चाहिए विशाल जी, क्योंकि आप तो जमीन से जुड़े हुए हो और कम से कम 15-20 साल से मैं ही देख रहा हूँ, आप सक्रिय राजनीतिक रूप से हो, आपका दूसरा मुख्य धारा वाले लोग, तो किसी ने अगर ये काम किया है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। केवल यह करके मना कर देना सीरियसली लिया तभी तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने एकदम उनको कॉल करी और एकदम उनको अपने पास बुलाकर मांगा और क्लियर हो गया। ये ऐसा नहीं है, राजनीति बहुत बड़ा परिवार है, राजनीति और आप भी आने से कभी कोई गलती हो भी गई उसका हल निकलता है, बैठ के परिवार में हल निकलता है। कांग्रेस का काम तो आरोप लगाना, दूसरे के घर में पत्थर फेंकने का, उनका काम नहीं, हमारा काम संभालना है अपने परिवार को। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी काम किया, उन बातों को सब करते हैं, उन्होंने मांगा, उन्होंने दिया और खत्म हो। तो मतलब आप लोग इस चीज जैसे मैं समझ सकता, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ बड़ा मुद्दा है, क्या उस पर भी चर्चा बन सकती है? चर्चा तो प्रदेश अध्यक्ष जी से बड़ा तो कोई नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने मांगा, उन्होंने दे दिया, बात खत्म हुई नहीं। चलिए ठीक है, आज बहुत समझ विकास है किसान, आज तो बहुत एकदम बचाव के मुद्दा। रवि जी, ये विशाल गुप्ता जी का तो लहजा नहीं लग रहा है साहब, फुल डिफेंसिव मोड पे है, हर बॉल को ये केवल प्लेट करने के चक्कर में बताना ही नहीं चाहते कितनी बड़ी चूक हो गई। रवि सर जी वो गली में कैच होने की गुंजाइश अगर वो चाहते मुद्दा वो नहीं। मुद्दा ये है कि अगर आप देखें इस सालों तो जो पहाड़ी एरिया है हमारे, वो इन्हीं कांग्रेस और भाजपा प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक विफलता का सीधा आप देख लीजिए शिक्षा की क्या स्थिति, आप देख लीजिए प्रसूता केयर की क्या स्थिति, जो बेसिक एलिमेंट्री हेल्थ सुविधाएं उसकी पहाड़ों पे क्या स्थिति। और इसका कोई जवाब दे, उससे पहले मेरे को ये जवाब चाहिए कि अगर ये सब कुछ बढ़िया ही है तो फला है ये स्थिति। मेरा सवाल कभी भी किसी एक पार्टी से नहीं, मेरा सवाल एक जनमानस के रूप में ये बात हर बात आती, आज आप खड़े हो गए कल वो खड़े हो गए, और जनता से जो हमारा अटैचमेंट है, जो जिन लोगों को मैं जानता हूँ, वो कहते हैं कि साहब नारायण दत्त तिवारी को छोड़ के और कभी कोई काम हुआ ही। अब नारायण दत्त तिवारी जी का नाम जब वो लेते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि वो उसमें एक पैसे की भी क्रेडिट किसी और कांग्रेसी को देना नहीं चाहते। ये मेरी बिल्कुल बात हुई है लोग। तो सवाल ये है, हम एक प्रदेश बनाए, जो हमने सोचा, हमने एक प्रदेश बनाया, उसका एक स्वरूप हमको मिल गया, और उसके बाद हम अंधाधुंध शहरों की तरफ अंधाधुंध विकास करते रहे। हमने पहाड़ों को छोड़ दिया, एक बार हम आए, एक बार दूसरी पार्टी आई, एक बार फिर वो पहली वाली पार्टी आई, और ये क्रम लगातार उत्तराखंड चलता है। आज एक उत्तराखंड सवाल पूछे तो बेसिकली जो उसका मुख्य सवाल हो, उनको ये
कि भैया ये कब तक चलेगा और किस हद तक हमारा जो है शोषण लगातार होता रहेगा। क्योंकि आप देख लीजिए, कुछ भी कहें, रोजगार की क्या स्थिति है ये मालूम है। अगर कोई मेरे से ये कहता है कि साहब रोजगार नहीं होगा, स्वरोजगार होगा, तो मैं कहता हूं 500 ऐसे इंस्टीट्यूशंस या बच्चों के नाम बताइए, समूह के नाम बताइए जो आपने पहाड़ों पे सरकारी सहायता से खुलवाए हैं। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि हम चलते हैं, हम जो मूलभूत सुविधाएं देते हैं, ये सवाल मेरा दोनों पार्टियों से है, किसी एक से। अगर आप कहते हैं कि साहब हमने मूलभूत सुविधाएं दी अपने काल में, आप मेरे को उस मूलभूत कालखंड का नाम बता दीजिए जब पहाड़ पे से किसी बीमारी के लिए आदमी को 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर नीचे नहीं आना पड़ा, और अगर आना पड़ा तो क्या वो सिर्फ एक न्यायालय के लिए उसने कहा था कि हमको उत्तर प्रदेश से अलग कर दो? जवाब है नहीं। तो जो बेसिक सुविधाएं हम लेके चले थे, जिन बेसिक बातों को हम लेके चले थे, आप चरमरा के गिरे हैं दोनों एक के बाद एक। और ये आपसे ज्यादा यहाँ की जनता के लिए सर ये बड़ा प्रश्न है। मैं शोभाराम जी के पास चलूं तो चाहूंगा कि 2 सप्ताह पहले, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया। 23 वर्ष हो गए और आज हम हर काम के लिए तरस रहे हैं जो जिनको लेकर के इस राज्य का निर्माण सर। संजय जी, ऐसा नहीं है तो अपना विशेषकर उत्तराखंड का विकास नहीं। सन 2000 में जब और नांदेड़ तिवाड़ी जी का विकास का एजेंडा है, उसी एजेंडे के आधार पर। और आज हम ये कहें कि उत्तराखंड हमारा विकास है। हमारा उत्तराखंड 2000 से आज 2023 हो गया। इतने साल में उत्तराखंड ने विकास नहीं करा, बस बहुत तक हमारी मेडिकल सुविधा नहीं पहुंची, शिक्षा नहीं पहुंची। ये कहना हमारे लिए कोई मतलब बिल्कुल मैं सोचता हूँ कि हमने जो भी सरकारें रही, कांग्रेस की है, बीजेपी, आप पुष्कर सिंह धामी जी के माने त्रिवेंद्र सिंह रावत 5 लाख का इंश्योरेंस आयुष्मान का आने तो पूरे देश में प्रधानमंत्री उज्ज्वला कुछ आयुष्मान से जोड़ने वाला या अटक आयुष्मान से जोड़ने वाला, एक एक खाते एपीएल और बीपीएल को आयुष्मान से जोड़ने वाला ये लाभ नहीं है। जो गांव के दूरस्थ गांव के व्यक्ति का भी आयुष्मान कार्ड बनाओ, उसको मेडिकल सुविधा मिल रही हो। कमियां निकाली जा सकती है, कमियां हो सकती है, लेकिन विचार अच्छा है, सपना अच्छा है, लोगों को फायदा देने का है। इस चीज पे विचार क्यों नहीं करते? कमियां तो होगी, आयुष्मान में बहुत कमियां होगी, लेकिन कितने लोगों को फायदा मिला है, इस पे आप विचार दीजिए, इस पे चर्चा कीजिए हमारे से। रवि जी बिल्कुल 23 साल में अभी सिर्फ सपने तक ही रह गया, ये इन्होंने खुद माना। और दूसरी बात, आयुष्मान आपने दे दिया। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि मेरा सवाल ये किसी एक से नहीं है, और हर आदमी से है जिसने उत्तराखंड पे राज किया है। अगर आपने आयुष्मान कार्ड दे भी दिया तो उसको दो जाना तो 25 किलोमीटर दूर पड़ा। आप नहीं, आप अभी गलत है, अभी गलत है। उत्तराखंड सबसे बड़ा और अपने आज ब्लॉक स्तर पे भी मेडिकल सुविधा दी जा रही है। आज ब्लॉक स्तर आप कोरोना में टीके की बात करिए, आप कोरोना कोरोना का टीका लगाया, आप ऐसे टीका मेडिकल टीका नहीं होगा, सारे टीके बताइए किसी ने भारत में नहीं किया। महिला ने तुरंत गांव तक टीका लगाने का काम किया, वो मेडिकल सुविधा नहीं है। आप बताइए ना इसमें। सर, सारे टीके आज तक सबको फ्री ही मिले हैं, यहाँ जाके ही लगाए हैं। आप वैक्सीनेशन की बात करने वाली पार्टी, 670 ग्राम पंचायतें करोड़ सेंटर में स्थापित करने वाली पार्टी, होम स्टे योजना लाकर रोजगार से जोड़ने वाली पार्टी, आप कोई कह रहे काम नहीं हुआ। उत्तराखंड का विकास हुआ और अगला दशक उत्तराखंड का होगा, ये माननीय प्रधानमंत्री तो हर 10 साल करोड़ का प्रोजेक्ट सवाल में चाहिए 5 करोड़ में आपने पकड़ दिया। आप बताइए ना क्या है? अच्छी परिचर्चा है। हम शोभाराम जी को शामिल करना चाहेंगे। शोभाराम जी कुछ करना चाहेंगे? जी शोभाराम। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, अरे ये कह रहे थे तिवारी सरकार
और उन्होंने काम किया है। सरकार तो आपकी भी तीन सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी है, स्टेट में आपकी है और यहाँ महानगर में भी आपकी है। तीन सरकार है, यहाँ पे तीन इंजन लगे हुए हैं, एक आगे एक पीछे एक बीच में भी लगा हुआ है। दूसरी बात ये है कि आप किसी भी काम को स्वीकार से नहीं है। नहीं शोभाराम जी, किसका विकास का पैमाना क्या है आपका? हमारा यह है कि कांग्रेस के टाइम पे जितना भी काम हुआ हाँ। आपको धरातल पर दिखाई देता है। अच्छा। उसके बिल्कुल सामने दिखाई देता, आप कहीं से भी निकलेंगे, सड़क देखेंगे, कोई अस्पताल देखेंगे, कॉलेज देखेंगे, यूनिवर्सिटी देखेंगे, इंडस्ट्री देखेंगे, कहीं भी आप चले जाइए। हाँ। उधम सिंह नगर में चले जाइए, सेलापुर चले जाइए, कहीं भी चले जाए, हरिद्वार में चले जाइए, हाँ। आपको इंडस्ट्री इतना डेवलप कांग्रेस का टाइम तो हुआ है। हाँ। कांग्रेस ने कभी भी इस तरीके की बातें नहीं करी, लेकिन ये तो करते हुए भी उसको स्वीकार नहीं करते कि हमने कोई काम नहीं किया, कोई बचा पड़ा शोभाराम जी, कहेंगे आपने रोजगार सर दो विषय, रोजगार की कोई नए संसाधन आपने जुटाए या आय का जो एक रिसोर्स होता है जिससे आप अपने आप को सशक्त कर सके, मजबूत कर सके, ये शराब खनन और ये दो तीन चीजों को छोड़ दें तो जरा आप बताएंगे कि 10 साल आप भी सत्ता में रहे, 13 साल से ज्यादा इनको भी हो गया। अगर पूछा जाए कि आपने आय का कोई रिसोर्स इस स्टेट पे डेवलप किया तो आप क्या बता सकते? हम तो दोनों, आप दोनों के प्रवक्ता बन के बताइए 23 वर्षों में आप लोगों ने क्या रिसोर्स यहाँ डेवलप? हमारे यहाँ पे जब कांग्रेस सत्ता में रही, बेरोजगारों को रोजगार मिला। शिक्षा में चले जाइए, आप मेडिकल में चले जाइए, आप कहीं भी स्टेट में चले जाइए, किसी भी चीज में बेरोजगार जिस तरीके से आज जो है भटक रहा है, बेरोजगार के लिए, रोजगार के लिए धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। आपके जो उसपे क्या नाम, आपके कोविड-19 में जिन बच्चों ने काम किया, आज भी धरने प्रदर्शन में वो घूम रहे हैं। पहलवान किस तरीके से तो कह रहे हैं कि हमने सब कुछ कर दिया, कोविड के दौरान सब कुछ कर दिया। विशाल जी का कहना है धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। भाई धरना प्रदर्शन में तो प्रदेश है, प्रदेश ही धरना प्रदर्शन के बना है, तो हम अपनी जो हमारी उनको काम क्यों नहीं दे रहे? बेरोजगार घूम रहा। आपने पहले पीएम में अच्छी तरीके से ट्रेन करता था, आज शिक्षा दे, इन्होंने क्या किया, उसको हटा के कर दिया। और दूसरी एक चीज जोड़ इसमें कि जो एक शिक्षा करेगा वही शिक्षा की नौकरी करे। अरे आप सीधा ही कहते हैं हमारे यहाँ नौकरी नहीं है, आप वो पीएड रख दिया अलग है, उसके बाद दूसरा कोर्स आप लागू कर, जब तक वो कोर्स करेगा उसकी उम्र निकल जाएगी। एकदम सही बात आपने शोभाराम जी उठाई, लेकिन इस पर चर्चा नहीं थी। तब भी विशाल सिंह के जवाब तो ले लेते हैं। विशाल जी, शिक्षा को लेकर के जो हमारा प्रदेश बड़ा सुगम, बड़ा सुंदर माना जाता था, आज सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन और उंगलियां उसी पर गई था। देखो, जब से प्रदेश बना है, मैं पहाड़ के हर गांव तक शिक्षा का केंद्र है। हमारे सब परिवारों में से टीचर्स है, शिक्षा में अनेक है, दूरस्थ गांव तक शिक्षा का हमारा केंद्र मजबूत हुआ है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक ऐसे आयाम माननीय धन सिंह रावत जी लगातार इस काम पर अपने फोकस किया हुआ है कि शिक्षा का कैसे हम शिक्षा को अच्छा और शिक्षा के मंदिर को कैसे किया जाए। और अब उन्होंने पुराने जो जंजर स्कूल है जी, उन पे भी फंड रिलीज करने की बात करी है। उनको फंड देकर उनका जो उद्धार किया जाए और अच्छी शिक्षा है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल, सर हमारे यहाँ हर सरकारी स्कूल है हिंदू नेशनल स्कूल, कल तक वहाँ 50 बच्चे होते 100 बच्चे, और आज स्थिति है 700 बच्चे। तो शिक्षा का केंद्र बढ़िया हुआ कि नहीं हुआ? आप छोटी एग्जाम्पल की बात, अच्छी बात की बात विचार के साथ साझा कीजिए। कमियां होगी, कमियां होती है जब आप ही काम करता है, लेकिन हम उत्तराखंड के विकास के लिए सब मिलकर काम करें तो मैं सोचता हूँ उत्तराखंड का हमारा, जहाँ पलायन को लेकर बार बार चर्चा होती है, क्यों पलायन किसकी वजह से हो रहा है? क्या सरकार की वजह से पलायन होता है कि वहां रोजगार के साधन सर्जन नहीं है, या हमारे युवाओं को वहां रोजगार नहीं मिलता, या हमारे युवाओं को शिक्षा का केंद्र नहीं मिलता? हमारा उत्तराखंड का युवा पढ़ा लिखा बच्चा देश के हर कोने तक मिलेगा, विश्व के हर कोने तक मिलेगा। लेकिन किसान की आपकी बात और मैं संजय जी, मैंने रिवाज जैसे कार्यक्रम किया हमारे मनसा की सरकार की, त्रिवेंद्र रावत जी की, ये रिवाज जैसे कार्यक्रम का एक मंच बनाकर उत्तराखंड की विभूतियों को एक मंच पर लाकर उत्तराखंड के विकास की बात करें। कल्पना है हर चीज। देखिए किसान जी, देखिए नो डाउट मुझे भी प्राउड फील होता है कि उत्तराखंड के लोग अगर बाहर गए हैं तो नाम उत्तराखंड का हो रहा है, लेकिन जो उत्तराखंड में रह रहे हैं, जिसके लिए उत्तराखंड बना, उत्तराखंड का जब बनाने का संघर्ष चल रहा था, 90 का दशक था,
हम लोग पढ़ते थे, यहाँ की महिलाएं जिस तरह से माता शक्तियां सड़कों पर उतरती थी, अपना राज मांगती थी, पहाड़ का राज मांगती थी, और उनका कहना उद्देश्य था कि विकास यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है, विकास पहाड़ों पे नहीं चढ़ पा रहा है, पलायन बहुत तेज हो रहा है, ये जो नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, ये जो 2-3 मुद्दे थे वो आज भी हमको लगता है बेमानी। अगर हम ये कहें कि वो सारी चीजें सॉल्व हो चुकी है या हम उस पर चल निकले हैं, ये कहना बेमानी नहीं लगता? संजय जी, तुम देखो कितना समय चाहिए साहब, समय बताइए। आप चर्चा उन बच्चों की क्यों नहीं करते जो हमारा नाम रोशन कर रहे हैं उत्तराखंड? मैं मान गया सर, मैं ना लोकसभा के अंदर विषय इतनी क्या- बढ़िया सुंदर डिबेट बोलने वाली हमारी लड़की उत्तराखंड की बच्ची, मान- सृष्टि जैसी, अभी कल के पेपर में सृष्टि जैसी हमारी होनहार बच्ची, आज मानसी देगी जो हमारे गेम में हमारे नाम रोशन कर रही है। आप लेकिन ऐसे सर, ऐसी करता है कि हमारी विभूतियों को संभाल रहे हैं हम सर लेकिन हम धरोहर को संभाल रहे हैं, और उत्तराखंड के विकास पे सब मिलकर काम करें, और उत्तराखंड का विकास हो, और आने वाले समय में जो दशक उत्तराखंड का आने वाला है वो दशक उत्तराखंड का होगा। माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की बात हो रही है, उस कल्पना को साकार करने में माननीय लगातार प्रयास। मतलब विशाल जी, ये मान लिया जाए जो उत्तराखंड छोड़ देगा वह नाम रोशन करेगा, जो यहाँ रहेंगे वह नाम रोशन करने के हकदार नहीं है। नहीं, यहाँ के उनको लोग कुछ भी में- यही तो अभी तो यही रह रहे हैं, वहाँ बाहर जाके कोई पढ़ाई कर रही है, सृष्टि भी यही है, हमारी जो डिबेट बोलने वाली लड़की थी वो भी यही है, सब बच्चे यही है, मानसी भी यही है। बाहर ही जाके किया ना साहब, इस प्रदेश के लिए तो अगर जो प्रदेश की उम्मीद- सरकार भी अलग अलग नियम, अभी देखो इतना हमने जो टुली रतौली पुरस्कार से दिया है, सबको जोड़ने का, उत्साहवर्धन करने का, ये सरकार काम कर रही है ना। सरकार का काम करना तो मोटिवेशन में है कि हर बच्चे का उत्साहवर्धन करके उनको डेवलप करना, ये सरकार काम कर रही है। इससे पूछ लेते हैं, हमें सबसे जब राज्य बना, राज्य बनने के समय आप यही रहे होंगे साहब, हम लोग तो बाद में आए, जिन उद्देश्यों को लेकर इस प्रदेश को निर्माण की लड़ाई हुई, माता शक्तियों ने संघर्ष बलिदान किया, क्या आज वो उद्देश्य पूरे होते आपको नजर आते साहब? दुर्भाग्य से नहीं, और उसका एग्जाम्पल अभी विशाल जी ने पूरी दिया। इस 2 करोड़ की जनसंख्या में ये 2 नाम आते हैं, जबकि 13 साल शासन। मैं ये कह ही नहीं रहा कि काम नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हर बार आपने बहुत विकट स्थितियों में बड़ी लड़ाई के बाद ये प्रदेश पाया, और पाने के बाद जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इस पे हावी होती गई, उसने राज्य को कहीं पिछड़े में छोड़ दिया, और वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हावी होकर आगे निकल। अगर आप कहते हैं एक मुख्यमंत्री का नाम है, व्यक्तिगत तो जाना ही नहीं चाहता, एक मुख्यमंत्री और दूसरे मुख्यमंत्री, अगर इतने ही काबिल मुख्यमंत्री थे तो हटाया क्यों? एक ही नहीं, 2 को क्यों हटाया? तो साहब ये है ना, आप अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को हासिल करने के लिए कुछ भी करने और कहने के लिए तैयार। 2017 में आपने 2022 का विजन दिया था, 14 में ही 22 का विजन दिया था, अब लगा कि कुछ नहीं हो रहा तो 47 का विजन। सवाल मेरा ये नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे, वो तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि जनता को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जैसे अभी आपके विधायक ने कहा, और ये बात छोड़ दीजिए, यहाँ के एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं रमेश भट्टी, उन्होंने एक सड़क का रिपोर्ट किया, पानी बरस रहा था और सड़क बन रही थी और उसका पैसा पास हो चुका था, और ये एरिया था जी का जो हमारी माननीय विधानसभा। आप किसी चीज पे ध्यान नहीं देते, वो पैसा जो सड़क बना, क्या वो पैसा वसूल हुआ? 4 पुल गिरे, नेता छोड़ दीजिए, मंत्री छोड़ दीजिए, विधायक छोड़ दीजिए, एक अफसर छोड़ दीजिए, एक ठेकेदार का नाम बताइए जिसको आपने उसके लिए दंड साहब, ये जनता, मैं बस खत्म मैं ये कह रहा हूं कि चीजों को स्वीकारने और आगे बढ़ने में, और जबकि हमारे पास इतना बड़ा लीडर है, जनता स्वीकार करने को तैयार है कि वो आदमी अगर कुछ कह रहा है उसके विजन में कुछ होगा नहीं होगा वो तो समय साबित करेगा, लेकिन जो ये बात है कि हम किसी चीज को स्वीकारें, हम दल 1 है या दल 2 है, हम किसी चीज को स्वीकारें और जनता को आगे लेके चलें, कुछ मूलभूत चीजों की तरफ ध्यान दें, लोगों को हम कुछ और अच्छी, आज हम 2 का नाम गिना रहे हैं, कम से कम जब अगली डिबेट में बैठे तो ये 2 के बजाय 20 का नाम। शोभा राम जी, क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा का बलि चढ़ रहा है ये प्रदेश? जैसा रविशंकर जी ने आरोप लगाया, क्योंकि 10 साल सत्ता में आप ही रहे। देखिए, काम चल रहा है, हम उससे कहीं भी पलायन की बात है तो पलायन की बेरोजगारों को पकड़ के, मैं ये कह रहा हूँ उसका क्या है,
जो कोविड के टाइम पे जिन बच्चों ने काम किया, रात दिन लेडीज होते हैं और जेंट्स ने जिन्होंने रात दिन काम किया, घर से बाहर निकलने के लिए कोई तैयार नहीं था, उनके लिए आपने क्या सोचा? उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके काम किया, रात दिन 24 घंटे काम किया उन्होंने। आज वो सड़कों पर भटक रहे हैं। उनके बच्चे नहीं है क्या? छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के किसी पड़ोसी के यहाँ छोड़ के वो रात दिन उन्होंने कोविड का काम किया है। आपने उनके बारे में क्या सोचा है? विशाल जी, ये क्या नहीं सोचा उनके बारे में? क्यों नहीं सोचा उनके बारे में? विशाल जी, आप परेशान है, आप किसी चीज को स्वीकार नहीं करते। स्वीकार करना चाहिए और अच्छी बात है, स्वीकार करें, उस पर काम करें, ये बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन आप सतत कभी ये भाजपा के अंदर स्वीकार नहीं करते। आप ही कौन सा कर लेते हो साहब? आप ही कौन सा कर लेते हो? 10 साल आप भी सत्ता में रहे हो और राज्य में अगर नया गति नहीं मिला, प्रगति पे राज्य नहीं पहुंचा और विकास होने तक नहीं पहुंचा, तो कहीं ना कहीं उसके खलनायक की भूमिका में आप पे भी आरोप लगेगा साहब। कांग्रेस के टाइम पे बहुत विकास हुआ है। कहीं भी हम बता रहे, शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए और आप चाहे मेडिकल की लाइन पर चले जाइए, चाहे युवा जिस तरीके से भटक रहा आज की तारीख में, इस तरीके से कांग्रेस के टाइम पर नहीं भटका और उसकी आवाज सुनी जाती थी। जब भी कोई बेरोजगार युवा अपनी कोई आवाज उठाता तो उसको सुनाई देता। आज तो डट पड़ते हैं। हाँ, ये आपने अच्छा मुद्दा उठाया। ये सरकार दिख रही है। विशाल क्या करेंगे? पानी की उठाने कर रहे हैं। जी चोट लगी किसी के हाथ पर, विशाल गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे थे कि मैं प्रश्न सरकार की कमियां हैं जी। तो सरकार जब भी काम करती है, कोई भी सरकार वो विकास के एजेंडे पे आती है, विकास के रोड मैप पे आती है, मैंडेट के बाद सरकार जब से गांधी सरकार ने काम करना शुरू किया और अनेक, और आपने कहा कि इतना बड़ा आपके पास चेहरा है आदरणीय मोदी साहब, 2013 की आपदा के बाद इतना विकास का केंद्र की योजनाओं के साथ, प्रदेश के तालमेल के साथ सरकार ने काम नहीं उस समय साफ सत्ता में करा। आप ये देखते हैं 13 में आपदा, उसके बाद जनोद्धार करने वाला आज जो सरकार इतना बड़ा केदारनाथ पे आज इतने लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, किसने उनका विकास कर लिया? पहाड़ जैसी जगह पर उड़ान योजना के अंतर्गत आज हमारे एयरपोर्ट विकरण का नहीं किया। ये विकास का एजेंडा नहीं है। रोजगार नहीं मिल रहे वहां लोग, बड़ा कंसर्न कर रहा है। पिथौरागढ़ में हमारी एयरलाइन जा रही है, विकास का एजेंडा नहीं। विकास वहां होता है जहां हमारी योजनाएं, सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से घर घर सड़क पहुंचने वाली अटल जी की देन, आज घर घर तक सड़क है, दूरस्थ गांव तक सड़क है। ये विकास का एजेंडा नहीं है। विकास का एजेंडा हम कितना भी कुछ कर ले, जब भी कमी रहे, सरकार अपनी ओर से अच्छा काम कर रही है, लगातार काम। एम्स की यूनिट कमोक क्षेत्र में भी बनाना, ये विकास का एजेंडा नहीं है। माना गांव जो आखिरी गांव, उसको प्रथम गांव के रूप में एस्टैब्लिश करने का एक संकल्प लेना, बद्रीनाथ जी का पूरा एक रोड मैप तैयार करना होता है जनोद्धार के लिए, ये विकास का एजेंडा नहीं है। बोलने में और करने में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और विचारों के साथ, सिद्धांतों के साथ काम करती है। और वैसे रोड की बात करिए या कर्णप्रयाग रेल लाइन ले जाने का प्रोजेक्ट हो, और अभी वंदे भारत जो लॉन्च हुई, 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज केंद्र देती है उत्तराखंड। ये विकास का एजेंडा नहीं है उत्तराखंड के जनमानस के लिए। हर क्षेत्र में, वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, या कोई भी उद्योग क्षेत्र हो। अब इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जगह पे बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, हमारे लोगों को यही रोजगार मिले। होम स्टे योजना के अंतर्गत इतने लोगों ने रोजगार बना दिया। और पेंशन की योजना, आप बताइए ना, दोनों मियां बीवी को पेंशन नहीं मिलती थी, सरकार ने संवेदनशीलता को भी अपनाते हुए दोनों को पेंशन देने की बात करी। ये विकास का एजेंडा नहीं है, जन को जोड़ने का काम नहीं है। तो एक बार रोकती थी। अरे भैया, आप आरोप लगाते रहे ना, तभी तो आप नहीं आ रहे हो। आपका काम आरोप लगाना है, तभी आप नहीं आ रहे हो। और आने वाले समय में पीछे बैठे रहो, धरना प्रदर्शन करते रहो, चोट देते रहो, उंगली देते रहो, केवल यही काम है आपको। धरना प्रदर्शन कराते रहो लोगों से, उनको रोजगार दो। आप केवल रोजगारी भत्ता दे सकते हो, उनको रोजगार से नहीं जोड़ सकते। आपका काम केवल रोजगारी भत्ता देना है, उसका भी चल रहा है। आपका काम ये है, आप ये
बातें तक रखो। कहाँ जाएंगे? हम रोजगार की क्या बात बात है? डबल पेंशन देने चिंता ना करो, आगे आपने एक बार समय की बाध्यता होती है, समय की बाध्यता होती है, इसलिए हम आपकी पूरी बात अगली बार रखेंगे। लेकिन रवि, अंतिम प्रश्न आपसे लेते हैं। ये जो द्वंद चल रहा है विकास कार्यों को करने का और विकास कार्यों का क्रेडिट लेने, तो दोनों में क्या अंतर आपको लगता है कि सही में सत्यता है? देखिए, विकास कार्य करके क्रेडिट लेना उसमें तो कोई बुराई नहीं है। सरकार इसी के लिए कार्य करती है, आई है सत्ता में, वो जरूर क्रेडिट लेना चाहेगी। लेकिन विजन बना के क्रेडिट लेना ये एक नई परंपरा है जो अभी पिछले 10 सालों में शुरू हुई है कि एक विजन 5 साल का, उस पे क्रेडिट, 10 साल का, उस पे क्रेडिट, और अब 25 साल का, उस पे क्रेडिट। सवाल मेरा उस पे भी नहीं, मेरा कोई एतराज हो भी नहीं सकता। सवाल मूलभूत है जिसका जवाब अभी भी नहीं दिया गया। 5 पुल टूटे, उत्तराखंड की संपत्ति, उत्तराखंड वालों का पैसा लगा, इस पे कार्रवाई हुई। अगर सरकार हमारी ईमानदार है, जो जैसा वो कहते हैं, भी वो मानने में कोई एतराज नहीं, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? या कि वो पुल अपने आप सपने के हिसाब से टूट गए और उनका कोई जिम्मेदार कुछ पूछने वाला नहीं। एक दूसरा, मैंने अभी कहा 5,000 करोड़ आए या 50,000 करोड़ आए, जनता को क्या दिखा, ये सवाल है। दूसरा, और जो लास्ट अभी जो ये है वो ये है कि साहब, अगर हम कोई परियोजना ला रहे हैं, हम उस परियोजना पे काम कर रहे हैं, तो हम जनता को कितने दिनों तक कह सकते हैं कि साहब इस परियोजना पे हमारा काम चल रहा है? जरा देख लीजिए दुबट्टा से पौड़ी की सड़क का क्या हाल है, सारी ऑल वेदर रोड्स का क्या हाल है, जो अभी की स्थितियां हैं यहाँ की, क्या हुआ है उनमें? काम हुआ है, बिल्कुल मानने को तैयार हूँ। काम आपने बड़ा हुआ है, आपने बड़ा एक अरे तो ऑल वेदर ने बनाई, ऑल वेदर का मतलब क्या हुआ सर? उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से ही तो ऑल वेदर कही गई, नहीं तो नहीं अच्छी बनी। मैं कह रहा हूँ कि स्थिति क्या है वो बताइए। दुबट्टा से पौड़ी गढ़वाल किस तरह जाएगा, मेरे को रास्ता बता दीजिए। चलिए, धन्यवाद रवि साहब जी, धन्यवाद रवि साहब जी, धन्यवाद विशाल गुप्ता जी, और धन्यवाद शोभाराम। विषय बहुत से हैं, लेकिन जिस तरह का विषय आज लेके आए, मेरा सीधा सा कहना है कि अगर सत्ता पक्ष की एक नेता जो कि ऐसे विधानसभा क्षेत्र से आती है जो कि उन्हीं के पार्टी की महत्वपूर्ण विधानसभा, और वह आकर के अगर कहती है कि उनकी विधानसभा विकास से अछूती, तो हमारी समझ से ये चर्चा का विषय बना, और चर्चा का विषय भी बना। उनपे सो कॉल नोटिस भी जारी हुए, उन्होंने सफाई दी। लेकिन इन सब के पीछे मंशा जानता नहीं, मंशा अभी भी नहीं समझ में कि वह अपनी मजबूरी से भाग रही है या उनका ये दबाव की राजनीति, जिसे करके वह कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते। ये तो आने वाला समय बताएगा कि यह परिणाम इन्हें कहां तक लेगा। धन्यवाद। तब तक देखिए।